Hello students, I am Sukriti and today we are going to start the first chapter of class 9th biology, which is the fundamental unit of life. So students, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और हम इसे किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल होते क्या हैं, व्हाट इज़ अ सेल एंड हाउ डू वी डिफाइन अ सेल। देन हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे, अगर उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, तो वो दो पार्ट हो जाता है। एक पार्ट हो जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का और दूसरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का। तो ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बने हुए हैं सिर्फ एक सेल से, और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्स के कुछ टाइप्स के बारे में। देन हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये सेल्स की दो ब्रॉड कैटेगरी है जिसको आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बीच के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम कहते हैं सेल्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि हम सेल्स को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है फंडामेंटल, इसका मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे बेसिक या विच प्रोवाइड्स द बेस। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब को बेस प्रोवाइड करता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सब के सब बने होते हैं सेल्स के ही। किसी भी चीज़ को लिविंग होने के लिए एटलीस्ट एक सेल की ज़रूरत तो होती ही है, जैसा कि हमने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा जाना था जब हम कंटेंट्स देख रहे थे इस चैप्टर के, है ना। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लेके भी हम इसे समझ सकते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल के बने होते हैं, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ज़िंदा है ना। तो वो जो एक अकेला सेल है वो सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहा होगा, तभी वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग है ना। तो देखिए, एक सेल से नीचे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, एटलीस्ट एक सेल की ज़रूरत होती ही होती है। दैट इज़ वाई सेल इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हम सेल को डिफाइन कैसे करते हैं, सेल्स होते क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेल्स क्या होते हैं? तो सेल्स होते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कैसे डिफाइन करते हैं सेल को? अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हम रटेंगे नहीं, हम इसको अच्छे से समझेंगे वर्ड बाय वर्ड। अब देखिए, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टर्म है, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, एक है स्ट्रक्चरल, एक है फंक्शनल। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हम सेल्स को द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड है जो कि सेल के लिए यूज़ हुआ है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल लेके। अब देखिए, आप सब ने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में कोई भी घर बनते हुए देखा होगा, बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने, है ना। और जो बिल्डिंग्स होती हैं वो एक तरह की तो होती ही नहीं है, कोई बिल्डिंग छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, बट सब के सब बने होते हैं किससे? ब्रिक्स से।
ईंटों से, है ना, ईंटें जुड़ जुड़ के घर बनाते हैं, बिल्डिंग बन जाता है। वैसे ही स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, जिस भी तरह के हो, वो सारे के सारे बने होते हैं सेल्स से ही। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल्स का अपना भी स्ट्रक्चर होता है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वैसे ही जैसे कि बिल्डिंग्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं बट फिर भी वो बनते किससे, ईंटों से ही जुड़ के, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स भले ही बहुत वेरियस टाइप्स के होते हैं बट सबके सब बने होते हैं सेल्स से ही जुड़ के बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये स्ट्रक्चरल वर्ड क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं कि हम सेल्स को द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो देखिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं बॉडी में। तो ये जो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, लिविंग होने के लिए ज़रूरी होता है, वो होते हैं किसमें, सेल्स में। एक जो सेल होता है, जैसे ये सेल है, इसमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़िंदा रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उस सेल में, तो दैट इज़ वाई द सेल इज़ कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहाँ भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और ये ज़िंदा है ना, ये लिविंग है। तो इसको तो बहुत सारा लाइफ प्रोसेसेस करना पड़ रहा होगा, वो उसको खाना चाहिए होगा, उसको एनर्जी चाहिए होगी, फिर वो चीज़ों को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो एक्सक्रीट आउट भी कर रहा होगा, और बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस उसमें चल रही होंगी, है ना, तभी ये ज़िंदा है। देखिए वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं, सेल में, अकेले एक सेल में। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके समझते हैं तो दैट मीन्स कि एक अकेला सेल केपेबल है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, है ना। और जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए तो वो तो खैर एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि सिमिलर टाइप के सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं टिश्यूज़, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर टिश्यू मिलके बना लेते हैं ऑर्गन, देन खूब सारे ऑर्गन मिलके बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बना देते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लियर हो गया कि सेल को द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। तो सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि इन्होंने सेल की डिस्कवरी की कैसे थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक के पास अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था। तो वो उस माइक्रोस्कोप से बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते थे। तो एक दिन इन्होंने क्या किया कि जो पेड़ होता है ना, उसका जो आउटर लेयर होता है बार्क, उसका आउटर लेयर होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्क, तो वहाँ से उन्होंने एक थिन स्लाइस निकाली और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के वो ऑब्जर्व करने लग गए। तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, कुछ इस टाइप का, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उन्हें दिखा। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये तो हनी कोम को रिसेंबल कर रहा है, मतलब मधुमक्खी के छत्तों जैसा इसका स्ट्रक्चर उनको लगा। फिर उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो उनके दिमाग में आया कि जो मंक्स होते हैं, जो मॉनेस्ट्री में रहते हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे रूम्स में रहते हैं, ऐसी काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रूम्स में रहते हैं। तो वहाँ से उनको लगा ये तो छोटे छोटे रूम्स की तरह लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, लैटिन में सेल्यूला वर्ड का मतलब होता है लिटिल रूम्स। तो वहाँ से रॉबर्ट हुक ने इनको नाम दे दिया सेल। तो क्योंकि लैटिन में सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम्स,
और रॉबर्ट हुक को ये जो स्ट्रक्चर है वो लिटिल रूम्स के जैसे लगी, तो यहाँ से हमारे सेल को मिल गया उसका नाम सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रॉबर्ट हुक ने अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन थी उसको उन्होंने एक बुक में पब्लिश कराया, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। कब कराया था? 1665 में। ठीक है स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो एक्चुअल में क्या थे? डेड सेल्स थे। कैसे? देखिए, जो पेड़ होता है ना, उसका जो बार्क होता है वो बना होता है डेड सेल्स का। तो रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था वो सारे थे डेड सेल्स। तो हम ये जान लेते हैं अब कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था। लेवेन हॉक। लेवेन हॉक ने किया था इन द ईयर 1674। अब हम जान लेते हैं कि लेवेन हॉक ने लिविंग सेल को कैसे डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, इनके पास भी इनका खुद का एक माइक्रोस्कोप था, सेल्फ डिज़ाइन, तो उससे ये भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते थे। तो एक दिन इन्होंने क्या किया कि पॉन्ड का वाटर लिया, उसका एक ड्रॉप अपने माइक्रोस्कोप के अंदर डाला और उसको वो ऑब्जर्व करने लग गए। तो उन्हें दिखाई दिया छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि मूव कर रहे थे। तो उनको लगा कि अरे, मूवमेंट तो एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उनको, और जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि अरे, ये तो एनिमल्स के मिनिएचर फॉर्म्स लग रहे हैं, मतलब कि बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जैसा उन्हें दिखाई दिया। तो वहाँ से उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या दे दिया? एनिमल्क्यूल्स, जो कि एक्चुअल में क्या होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, तो फ्री लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने देखा? लेवेन हॉक ने। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को देखा था वो थे डेड सेल्स, और लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा लेवेन हॉक ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। ये ऑर्किड के प्लांट पे कुछ काम कर रहे थे, कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तब उन्हें न्यूक्लियस दिखा था। तो वहाँ से क्या हुआ? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। किसके थ्रू? रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू इन द ईयर 1831। अब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, ये कॉइन किसने किया था? परकिंजे ने। ठीक है, इन द ईयर 1839। तो जो प्रोटोप्लाज्म है ये टर्म दिया था परकिंजे ने, कब? 1839 में। बट स्टूडेंट्स, परकिंजे ने इसको डिस्कवर नहीं किया था। तभी हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइन्ड बाय परकिंजे। ये नहीं लिखा दैट ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी डुजार्डिन ने। ठीक है, डुजार्डिन ने की थी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी। तब उसका नाम उन्होंने क्या दिया था? सारकोड। ठीक है, सारकोड नाम क्या दिया था, और ये हुआ था कब? 1835 में। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये टर्म कॉइन किया था परकिंजे ने 1839 में, बट इसकी डिस्कवरी की थी डुजार्डिन ने, तब उन्होंने उसका नाम दिया था सारकोड। और ये सब कब हुआ था? 1835 में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। Students, cell theory was given by two scientists named, एक का नाम था
श्लाइडन और दूसरे का नाम था श्वान। इन्होंने दी सेल थ्योरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख रहे हैं कि स्लाइडन के आगे तो 1838 लिखा है एंड श्वान के आगे लिखा हुआ है 1839। ऐसा ही लिखा है ना हमारे बुक में। तो देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये स्लाइडन थे वो क्या थे, वो थे बॉटनिस्ट, और जो श्वान थे वो थे ज़ूलॉजिस्ट। जो स्लाइडन थे वो अपना ऑब्जर्वेशन करते थे, अपनी स्टडी करते रहते थे प्लांट्स के ऊपर, और जो श्वान थे वो करते रहते थे अपनी स्टडी एनिमल्स के ऊपर। तो जो स्लाइडन थे उन्होंने अपनी स्टडी करने के दौरान ये समझा कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो सब के सब बने होते हैं सेल्स के। वैसे ही श्वान ने अपनी स्टडी में ये जाना कि जो एनिमल्स होते हैं वो सब के सब बने होते हैं सेल्स के। तो दोनों जब मिले, इन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की, तब इन्हें पता चला कि अच्छा मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स सब बने होते हैं सेल्स के। तब इन्होंने सेल थ्योरी दी इन द ईयर 1839। और सेल थ्योरी कहती क्या है, सेल थ्योरी कहती है दैट ऑल लिविंग organisms are composed of one or more cells. ठीक है, all living organisms are composed of one or more cells. Then cell is the basic unit of life. तो ये थी सेल थ्योरी, किसने दी थी, स्लाइडन एंड श्वान ने। बट इन्होंने ये सही नहीं बताया था कि सेल्स आते कैसे हैं, नए सेल्स कैसे आते हैं। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपैंड कर दिया इन द ईयर 1855। 1855 में इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को एक्सपैंड कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ये था लैटिन का फ्रेज़ जो कि बहुत फेमस हुआ, और इसका मतलब था cells arise from pre-existing cells। मतलब कि जो नए सेल्स होते हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये थर्ड में क्यों लिखा, क्योंकि रुडोल्फ वर्चुआ ने जो सेल थ्योरी एक्सपैंड की तो ये वाला पॉइंट उसमें ऐड कर दिया, और ये हो गई सेल थ्योरी कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, देन सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और रुडोल्फ वर्चुआ ने 1855 में जो थर्ड पोस्टुलेट ऐड किया वो था सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। इससे हमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने उस टॉपिक पे कैसा ग्रिप बनाया। तो चलिए हम फटाफट से हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Okay students, now we will try to answer some very important questions related to the topic that we have just learned, okay? But before this, I would insist you students, to go to the comment section and try to answer these questions by yourselves before watching me answering these, okay?
because this will help you to assess yourself better and also it will make your mind to do some exercise while thinking about the answers. Okay, so students, आप ये वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके पहले आंसर्स लिख दो, देन कम बैक एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. चलिए अब हम शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल. सेल की खोज किसने की? तो हमारे ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्राउन ने, या रॉबर्ट हुक ने, या जे परकिंजर ने, या जॉर्ज ई पैलेट ने. तो स्टूडेंट्स, सेल्स को किसने ढूंढा था? हमारा आंसर है रॉबर्ट हुक, है ना, इन द ईयर 1665. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय. लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने देखा था, किसने खोज की थी लिविंग सेल्स की? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो जो सेल्स को देखा था वो डेड थे. तो लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने ढूंढा था? हमारे ऑप्शंस है रुडोल्फ वर्चो ने, या क्रिस्टिन डिडू ने, या एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, या एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने. तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, किसने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की? ल्यूवेनहॉक ने, है ना. कब किया था? 1674 में. चलिए, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दैट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? जे परकिंजर ने, या रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या अर्नस्ट हेकल ने. किसने देखा था न्यूक्लियस को सबसे पहले? रॉबर्ट ब्राउन ने, इन द ईयर 1831. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइन्ड बाय. स्टूडेंट्स, कॉइन्ड बाय, ठीक है, मतलब ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ये किसने दिया था, किसने कॉइन किया था इस टर्म को? तो हमारे ऑप्शन है डुजार्डिन ने, या कैमिलो गोल्जी ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या जे परकिंजर ने. तो जो टर्म प्रोटोप्लाज्म था उसको कॉइन किया था किसने? जे परकिंजर ने, इन द ईयर 1839. और इसकी डिस्कवरी की थी डुजार्डिन ने 1835 में. तब उन्होंने इसको सारकोट कहा था, जिसको वापस से ये प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था परकिंजर ने इन द ईयर 1839. ठीक है. चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट श्लाइडन एंड श्वान प्रेजेंटेड. इन्होंने क्या प्रेजेंट किया था? द सेल थ्योरी, या स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. तो श्लाइडन एंड श्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी, है ना. कब दिया था इन्होंने? इन्होंने भी 1839 में सेल थ्योरी दिया था. ठीक है. चलिए, तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द फ्रेज omnis cellula acellula was given by. omnis cellula acellula हमने पढ़ा था ना कि ये लैटिन का बहुत फेमस फ्रेज था, जिसका मतलब था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये फ्रेज किसने दिया था? श्लाइडन ने, या श्वान ने, या रुडोल्फ वर्चो ने, या डुजार्डिन ने. तो स्टूडेंट्स, किसने बताया था that cells arise from pre-existing cells? Rudolf Virchow ने, in the year 1855, है ना. चलिए, तो हमने यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया.
है ना स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।